जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 28। आज के लेक्चर में दो टास्क है हमारे। एक, कल आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, उस होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, और दूसरा चैप्टर 9 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हमने डिस्कस करना है, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले होम असाइनमेंट। आज जुम्मा है तो थोड़ी सी लेक्चर की ड्यूरेशन आपको पता है जुम्मे में शॉर्ट होती है, लेकिन लेक्चर में जो प्लान किया उम्मीद है हम तसल्ली के साथ इसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन 8, अंडर certain special condition obligation resembling those created by a contract are imposed by law although the parties have never entered into a contract। क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टी ने कभी कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो लेकिन फिर भी उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस हो? यस। ऐसा किस केस में हो सकता है? खुदाई कॉन्ट्रैक्ट में। In view of the provisions of Contract Act 1872 describe the condition which must be fulfilled for claiming the amount in each of the following case। कह रहे हो कंडीशन बताओ जिसमें पार्टी इन केसेस में अमाउंट को क्लेम कर सकती है, रिकवर कर सकती है। पहला केस, बाकर सप्लाइड ए जैकेट टू सुल्तान इन ऑर्डर टू सेव हिम फ्रॉम कोल्ड वेदर। सुल्तान हु वाज ए माइनर, ये सबसे अहम लफ्ज है हमारा केस। Minor agreed to pay rupees 2000 for the jacket, although its market price was rupees 1500। बताइए ये कौन सा वाला केस है कज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में? स्टार्टिंग लाइन से आपको पता चल गया ये कज़ाई कॉन्ट्रैक्ट का केस है। अब यहाँ पे आपने ये डिसाइड करना है कज़ाई कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा वाला केस है और उसकी कंडीशन क्या है। उसने रिक्वायरमेंट में कंडीशन पूछी है। कौन सा केस? नेसेसिटी सप्लाई टू माइनर। तो बताइए किन कंडीशन, कौन सी कंडीशन पूरी करनी होगी? पहली कंडीशन क्या है? जैकेट के नेसेसिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए। पहले लिखे कंडीशन नेसेसिटी ऑफ लाइफ, फिर कंक्लूड करें जैकेट नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट सेकंड क्या था कंडीशन? रीजनेबल प्राइस हो। यहाँ पे उसने एग्री किया 2000, रीजनेबल 1500 है, तो कितनी रिकवर होगी? 1500। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, माइनर को या उसके डिपेंडेंट को सप्लाई करे तो रीजनेबल प्राइस है फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तीसरी कंडीशन क्या होगी? प्रॉपर्टी, कि अगर प्रॉपर्टी है सुल्तान की तो फिर रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमने माइनर की कंडीशन बताई, नेसेसिटी सप्लाई टू माइनर में कंडीशन बताई, उन्हें केस से रिलेट कर दिया। तो बताइए किन तीन कंडीशन है रिकवरी करने की? नंबर 1 नेसेसिटी हो, नंबर 2 रीजनेबल प्राइस, नंबर 3 प्रॉपर्टीज। तो बताएंगे क्या सिर्फ ये तीन कंडीशन पूरी कर देंगे कि केस से रिलेट करेंगे? सिर्फ नेसेसिटी लिख देंगे कि नेसेसिटी के साथ लफ्ज जैकेट आएगा सोल्यूशन में? क्या सिर्फ रीजनेबल प्राइस लिख देंगे कि उसके साथ आएगा 1500? शाबाश। और प्रॉपर्टी ऑफ माइनर का लफ्ज लिखेंगे कि सुल्तान का? डन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भाई ये समझ आ गया आपको? कंडीशन भी लिख दे। सेकंड, रूही who paid the electricity bill of Solat without being asked is now demanding payment from Solat। उसने कहे बगैर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, अब वो उससे पेमेंट डिमांड कर रही है। कौन से वाला केस है? पेमेंट फॉर अनदर पर्सन बाय इंटरेस्टेड पर्सन। तो क्या कंडीशन है? लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लीगल ऑब्लिगेशन है। दूसरा क्या है? उसका अपना इंटरेस्ट होना जरूरी है। क्या इसमें रूही का अपना इंटरेस्ट है? कैसे? अगर बिजली का बिल पे, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? बिजली का बिल पे नहीं हुआ तो रूही को नुकसान पहुंचेगा, कोई ना कोई रूही को जानी माली नुकसान पहुंचेगा पेमेंट ना होने से। कुछ नहीं बताया हुआ उसने, तो हम इफ करके आंसर कर देंगे। क्या कि पहला ये नेसेसिटी बिल है, दूसरा इफ Ruhi is interested party, then she can claim damages. Can claim payment. If Ruhi is not interested party, then she cannot claim reimbursement. Anyway, भाई बात समझ आ गई? हमने इंटरेस्टेड पार्टी करके लिख दिया इफ करके। क्यों बोला? क्योंकि इसने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी जिसे कंफर्म। सेकंड क्लियर? कोई प्रॉब्लम? थर्ड, समी अच्छा वैसे अगर एक आंसर करना हो, आप इफ करके आंसर नहीं करना, आप कहते हैं सर दोनों सिचुएशन एक में सिचुएशन कवर करनी है, तो कौन सी वाली सिचुएशन करेंगे?
नॉट इंटरेस्टेड वाली, क्योंकि इंटरेस्टेड हो तो वो क्लैरिटी के साथ बताता है सर। हाँ जी बिल्कुल, तो कंडीशन बताएंगे वही दो, वही कि लीगल ऑब्लिगेशन चाहिए जो कि इस केस में है, और दूसरा इंटरेस्टेड पार्टी होनी चाहिए, अगर वो इंटरेस्टेड है तो क्लेम कर सकते हैं। थर्ड, समी कोहली पिक्ड अप द गुड्स परचेज्ड बाय नादिया फ्रॉम द सुपरमार्केट एंड टुक देम टू हर कार। हमारी क्लासिक एग्जांपल आ गई। Nadia did not object to it. Sami demanded service charges from Nadia. बता ये कौन सा वाला हुआ? पेमेंट फॉर अनदर पर्सन बाय अनदर पर्सन वाला केस तो नहीं है, ये पेमेंट तो हो ही नहीं रही, तो गुड्स या सर्विस दीजिए, नॉन ग्रेचुअस एक्ट। तो क्या कंडीशंस है? नॉन ग्रेचुअस हो, फिर इसके बाद एक्सेप्ट कर बेनिफिट्स को एंजॉय किया हो, और इंटेंशन टू गिफ्ट ना हो। तो ये नहीं है, हालातों वाकई अच्छा पता चला है कुली पैसे लेते होते हैं। तो 3 कंडीशन यहां पे लिखेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? इस तरह का क्वेश्चन फिर आएगा तो अटेम्प्ट कर लेंगे। माइनर की प्रॉपर्टी ना हो तो रिकवरी नहीं होगी। फिर गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। कह रहा है इन केस ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन स्टेट द कंडीशन एज स्पेसिफाइड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट इज व्हिच मस्ट बी फुलफिल्ड टू मेक ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या कंडीशन पूरी करनी चाहिए बताओ। पहला, इन फरवरी 2014 राहील प्रॉमिस टू पे ₹300,000 टू समीर अगेंस्ट ए डेट ऑफ ₹500 व्हिच वाज ड्यू फॉर पेमेंट इन मार्च 2010। अब ये देखिए मार्च 2010 फरवरी 2000 हमें पता चल गया क्या 3 साल गुजर चुके हैं, टाइम बार डेट है। अब टाइम बार डेट को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे कर दूंगा। क्या 5 लाख के अगेंस्ट में 3 लाख पेमेंट का एग्रीमेंट वैलिड होता है? ये हो सकता है। इसको हमने क्या नाम, रिविजन का नाम दिया था। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि 5 लाख की बजाय 3 लाख दे रहा है, प्रॉब्लम किसमें है? टाइम बार डेट को पे करने का एग्रीमेंट कर रहा है। तो टाइम बार डेट को पे करने के एग्रीमेंट के लिए कंडीशन होना जरूरी है। क्या कंडीशन होना जरूरी है? नंबर 1, टाइम बार हो रिलेटिंग टू लिमिटेशन। नंबर 2, रिटर्न हो। नंबर 3, साइंड बाय प्रॉमिसर आर एजेंट, साइंड बाय डेटर आर एजेंट। क्लियर? 3, पहला रिलेट्स टू मस्ट बी टाइम बार डेट या रिलेट्स टू लॉ ऑफ लिमिटेशन, दूसरा रिटर्न, तीसरा साइन। इसमें कोई प्रॉब्लम फर्स्ट में? सेकंड, शाजिया प्रॉमिस टू पे ₹100,000 टू हर ब्रदर रऊफ ऑन काउंट ऑफ हिज यूनिवर्सिटी फी फॉर 3 years। ये कौन सा एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन? तो क्या कंडीशंस आएंगी ये मेरा भाई बताएगा। क्या कंडीशन है एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन की? रिटर्न हो, रजिस्टर्ड हो, हाँ क्लोज नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो। 4 कंडीशन, क्लोज रिलेशन हो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, रिटर्न, रजिस्टर्ड। B, Maya paid the electricity bill of her neighbor Vasi to avoid disconnection. Later she claimed the amount of bill from Vasi. Explain whether Maya is entitled for the claim. ये तो वही केस भी किया, ठीक है। ये है पेमेंट फॉर अनदर पर्सन बाय इंटरेस्टेड पर्सन। तो इसमें भी उसने मेंशन नहीं किया कि माया का कोई इंटरेस्ट है कि नहीं। इफ करके आंसर कर देंगे नहीं। तो प्रोवाइड डिस्कनेक्शन, ये रीजन बताइए। डिस्कनेक्शन से उसको कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, सवाल ये है। क्या डिस्कनेक्शन से माया को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा तो माया इंटरेस्टेड पर्सन नहीं है। पड़ेगा तो फिर है। 2 दोस्तों की लड़ाई हो रही है, तीसरे ने आके पैसे अदा कर दिए, क्या वो इंटरेस्टेड पर्सन है? नहीं है, हालांकि उनके दोस्त है लेकिन नहीं है। इंटरेस्टेड पर्सन कब बनेगा? जब नॉन पेमेंट से उसे अपना नुकसान हो। 9 clear? 10, under the provisions of contract act 18, what are the duties of finder of lost goods? Under what condition a finder of goods can exercise his right of? फाइंडर की ड्यूटीज क्या हैं? 2, रीजनेबल केयर, एफर्ट्स टू सर्च, टू ओनर। किन कंडीशन में वो सेल कर सकता है?
और लीगल एक्सपेंसेस अप टू 2/3। शाबाश, या उससे ज्यादा हो जाए। क्लियर जी? चलिए ये हो गया। अच्छा, आज आपका टेस्ट भी था? कल था। कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है? कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया? और कितने स्टूडेंट्स को टेस्ट चेक होके वापस मिल गया? हाँ कल दिया, तो कल ही चेक कर दिया था टीम ने। नहीं तो बाकी कल 5 बजे तक जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट सबमिट, कितने स्टूडेंट्स ने कल 5 बजे तक टेस्ट सबमिट करवाया था? हाँ, आप लोग अपना टेस्ट चेक कीजिए, वो सबमिट हो चुका है, वो चेक होके डिटेल फीडबैक के साथ आपको मिल चुका है। ठीक है, बाकी जिन्होंने बाद में सबमिट करवाया 5 बजे के बाद, उनको इंशाल्लाह आज मिल जाएगा। ठीक है, तकरीबन 6-7 बजे ग्रुप में मैसेज कर देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टेस्ट जरूर दिया करें, कहना मैं ये चाह रहा था। ठीक है, आज के लेक्चर की तरफ चलें। क्या डीएसआर का टेस्ट उतना ही बड़ा? तो अच्छी बात है। क्या मसला है डीएसआर के टेस्ट? तो टेस्ट की लेंथ में प्रॉब्लम नहीं होती, और ये अच्छी बात होती है। ये आपने ये समझना है कि जैसे आप टेस्ट नहीं असाइनमेंट करें, असाइनमेंट भी तो 1.5 घंटे की होती है। असाइनमेंट 1.5 घंटे की नहीं होती, 15-20 मिनट की। ये लो भाई, अच्छा जो चीज 1.5 घंटे की होनी चाहिए वो है ही नहीं 1.5 घंटे की, और जो नहीं होनी चाहिए वो है ना। तो ऐसा करते हैं, जो आपका वीकली टेस्ट है वो 1.5 घंटे से कम कर देते हैं, और जो आपकी डेली असाइनमेंट है वो 1.5 घंटे की कर देते हैं। कि वीकली टेस्ट ठीक है? अब आए लाइन पे नहीं, लेकिन ये असाइनमेंट आपकी 15-20 मिनट की भी नहीं होनी चाहिए। 30 मिनट लग जाते हैं, 1 घंटे की असाइनमेंट तो कम से कम होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना चैप्टर नंबर और लेक्चर नंबर आगे पीछे हो गया, तो आपने परेशान नहीं होना इससे, उसको ठीक कर दीजिएगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 9 है और लेक्चर 28, और अब सारे लेक्चर में आपने यही नहीं देखते रहना। ठीक है, बस वो छोड़े उसको, समय कुछ और जा रहे हैं। जी क्या पूछना आपने? सर आपने कहा था कि फाइंडर का राइट है वो सेल कर सकता है जब फाइंडर करना ना हो। अच्छा, राइट टू सेल है, राइट टू कंज्यूम ये पेरिशेबल गुड्स के, बट सेल करके जो मनी आएगी वो। हाँ, इनका सवाल ये है कि सर आपने बताया था कि फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड का राइट है कुछ केसेस में सेल कर सकता है, जैसे पेरिशेबल गुड हो या एक्सपेंसेस जो है वो लीगल 2/3 वैल्यू से ज्यादा। सवाल ये है कि आपने कहा था सर वो अगर किसी की चीज हमें मिल जाए ना तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पास मानत है। तो जो सेल कर देंगे, अगर जिसकी लॉ ने इजाजत दी है कुछ केसेस में, तो जो पैसे आएंगे उनका क्या करना है? सवाल ये है, पैसे आए हैं, क्या वो पैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, वो पैसे भी जो आपका खर्चा हुआ ना 2/3 वो ले लें, बाकी जो अमाउंट है वो मानत के तौर पे अपने पास रखे, अमानत के तौर पे अपने पास है, और उस पर्सन को वापस करें जब वो पैसे मिले तो हमारे जो मुफ्तियाने कराम हैं उनसे राब्ता करें, उनसे पूछें बुजुर्गों से क्या करना चाहिए, जैसे वो कहें वैसे कर दें। जो बात आपके ज़हन में आ रही है वो कभी भी नहीं करनी, जो बात आपके ज़हन में आ रही है वो नहीं करनी, वो नहीं है पैसे हमारे, वो किसी और के हैं, किसी और के पैसे उसकी अमानत है, किसी और का माल हमारे लिए जायज नहीं है। मुफ्ती साहब ऐसे नहीं कहते, वो आपने वैसे दोस्त का नाम वो मुफ्ती रखा हो तो अलग बात है। मुफ्ती साहब नहीं इस तरह के मशवरे देते, वो सही मशवरे देते हैं। चलिए आइए आगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉल्ट और ब्रीच इन कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डिफॉल्ट ब्रीच। इसका मतलब क्या हुआ? भाई चैप्टर 7 में तो आपने पढ़ लिया, चैप्टर 6 में पढ़ा रूल्स, 6 और 7 में क्या पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के क्या रूल है और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब कब होता है, ये पढ़ा ना। 6 और 7 बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर है, यानी इनमें वो ये सिखाता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे कैसे होगा और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे कैसे होगा। अब क्या कह रहा है? अब कह रहे हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हमने डिफरेंट केसेस पढ़ी थी ना, ये मेरा भाई मुझे बताएगा और खुश करेगा मुझे, ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मोड्स बता दें। याद नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? तेरे को याद करना था और क्यों नहीं याद करते? और रिवाइज करना था,
क्यों नहीं किया रिवाइज? शाबाश, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, शाबाश, सुभान अल्लाह, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। फिर उस हाँ भाई बताएगा। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, अनलॉफुल, नॉट फ्री कंसेंट, विदाउट कंसिडरेशन। क्या क्यों नहीं याद करते? और क्यों नहीं याद करते? क्या करते रहते हो घर में? याद क्या करते हो? याद क्या ये ऐसे होता है? याद ऐसे होता है याद? अभी देखना। हाँ, फिर कहते हैं सर पता नहीं फीमेल्स की पोजीशन कैसे पढ़ती हैं वो, टाइम ज़ाया नहीं करते। शाबाश, ये मेरी बहन मेरा नाम रोशन करेंगे। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मोड्स बता दीजिए। अब गौर से सुनना और आइंदा भूलना ना। नहीं मुस्तकबिल मेरा अंधेरे में ही है, कोई शोर नहीं है जो कि नाम रोशन कर सके मेरा। शाबाश शाबाश, बताइए। डिस्चार्ज बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस, शाबाश। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, शाबाश। भाई भी बता दे, शाबाश, ये भी नाम रोशन करेगा, शाबाश। एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं, सिर्फ मेन हेडिंग बता दे। म्यूचुअल एग्रीमेंट, एक्चुअल परफॉर्मेंस, म्यूचुअल एग्रीमेंट, इम्पॉसिबिलिटी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, शाबाश। चले, इसमें से जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, बाकी वाले जितने भी मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, याद रख, उसमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो होता है, लेकिन उसमें किसी वो समझ ले गुड एंडिंग पे खत्म होता है, या उसमें किसी पार्टी का कसूर नहीं है। लेकिन जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये ऐसा मोड है कि जिसमें किसी ना किसी पार्टी का कसूर है, या प्रोमिसर का या प्रोमिसी का। तो जो चैप्टर का मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो आखिरी पॉइंट था ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये उससे अगला स्टेप है, या इसकी बेस क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बता रहा है कि कॉन्सिक्वेंस, उस चैप्टर में बताया था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, यहां पे क्या बता रहा है कि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद क्या होगा। उधर क्या बताया था? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, प्रीवियस चैप्टर में क्या बताया था? कब होगा। यहां पे क्या बता रहा है? तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की कहानी सुन ले। सीजन 2 आ गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था क्या? सीजन 1। अब उस मोड में से जो सबसे खतरनाक मोड है, हाँ, वो सीजन 2 है, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। क्या नतायज क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉल्ट और ब्रीच इन कॉन्ट्रैक्ट, नतायज क्या होंगे? ये भाईजान कोई गलत काम करे, मेरे साथ वादा करे, फर्ज कीजिए कि सर मोटरसाइकिल बेचूंगा, ड्यू डेट पे मोटरसाइकिल ना बेचे, तो अब मैं इनको क्या कहूंगा? भैया तुम्हें अब इसके नतायज भुगतना पड़ेंगे, तुमने जो वादा करके तोड़ा है ना, तो तुम्हें उसके नतायज भुगतना पड़ेंगे। ये है कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या नतायज भुगतने पड़ेंगे भला? डैमेजेस पे करना पड़ेगा। तो वहां पे तो हम सिर्फ एक बात के लिख के आगे निकल जाते थे, क्या? डैमेजेस पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हमने डिटेल में सीखना है, डैमेजेस कितनी तरह के हैं और अमाउंट क्या होगी डैमेजेस की। इस चैप्टर में क्या सीख रहे हैं हम? डैमेजेस कितनी तरह के हैं, अमाउंट कितनी अमाउंट होगी। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कह रहे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि रिफ्यूज कर देना या परफॉर्म ना कर पाना कॉन्ट्रैक्ट विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज। यानी लॉफुल एक्सक्यूज किसको कह रहा है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी को। कि जब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के बगैर आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करते तो ये क्या कहलाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर की तरफ से होगा कि प्रोमिसी की तरफ से होगा? दोनों। ड्यू डेट पे प्रोमिसी कह दे मैंने चीजें वसूल नहीं करनी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ड्यू डेट पे प्रोमिसर कह दे मैंने चीजें डिलीवर नहीं करनी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
लेकिन याद रखें ज्यादातर एग्जाम में जो केसेस आएंगे वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रोमिसर के आएंगे। इसलिए आपने जब कभी समझना है तो प्रोमिसर के साइड से समझना है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। हालांकि प्रोमिसर भी ब्रीच करता होता है, वो भी कुछ केसेस आएंगे कद का, लेकिन ज्यादातर केसेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे? प्रोमिसर कब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है? जब वो ड्यू डेट पे चीजें डिलीवर नहीं कर पाता, डिले इन डिलीवरी या नॉन डिलीवरी। डन जी। तो आज के लेक्चर में हम क्या समझने जा रहे हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो पहले तो समझ लग जाए आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना बगैर किसी लॉफुल रीजन, यानी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के बगैर, ड्यू डेट पे अपना प्रॉमिस पूरा ना करना। डन। अच्छा, ब्रीच ऑफ डैमेजेस क्या होते हैं? डैमेज मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर लॉस। ठीक है, डैमेजेस। डैमेजेस कौन पे करेगा? फॉल्टी पार्टी, जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करेगा। किसको पे करेगा? अच्छा, अब अगर आप सोचें कि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो ना, तो जो फॉल्टी पार्टी है उसकी पूरी कोशिश होगी कि कुछ भी ना देना पड़े, और एग्रीड पार्टी की कोशिश होगी कि उससे सब कुछ ले ले। तो इस वजह से थोड़ा डिस्प्यूट राइज होता है कि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कौन कौन से डैमेजेस पे होंगे और कितनी अमाउंट के पे होंगे। क्या होता है? कौन कौन से डैमेजेस पे होंगे, कितनी अमाउंट के पे होंगे। तो लॉ ने उसके बारे में हमें टाइप्स ऑफ डैमेजेस सिखाए हैं। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। क्या सिखाए हैं? टाइप्स ऑफ डैमेजेस। ये पढ़ ले या इसको रहने दे, सिर्फ ये भी पढ़ दे तो काम चल जाएगा। ये इसकी समरी ही है ऊपर। टाइप ऑफ डैमेजेस कितने हैं? 3। कौन कौन से? ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, रिमोट या इनडायरेक्ट डैमेजेस। ऑर्डिनरी कितने? ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, रिमोट या इनडायरेक्ट डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या है? ऑर्डिनरी डैमेजेस उन डैमेजेस को कहते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं, नेचुरल होते हैं, जो सबको पहले से पता होता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट पे परफॉर्म नहीं हुआ तो ये नुकसान होगा। जो पहले से, जो हर रीजनेबल पर्सन अंदाजा लगा सकता है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए कि इन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट किया कि सर आप 20 तारीख को हमें एसी डिलीवर करेंगे 1 लाख रुपए का। 20 तारीख को एसी की प्राइस बढ़ चुकी थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि सर वो अब कमर्शियली इम्पॉसिबल हो गया है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, मैं आपको डिलीवर नहीं कर सकूंगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। डैमेजेस पे करने हैं। अच्छा, अब आपने ना कॉमन सेंस डैमेजेस कैलकुलेट करते हुए ना, अंदाजा लगाते हुए, कौन सी, इस चैप्टर के अंदर आपने अपनी कॉमन सेंस से काम लेना है। यहाँ पे कॉमन सेंस भी आपके सही नतीजे पे पहुंचाएगी आपको। इन भाईजान ने वही एसी जो मैंने 1 लाख में इनको डिलीवर करना था, मार्केट में 1,15,000 का बाय किया। तो बताइए ये मेरे से डैमेजेस कितने ले सकते हैं? 15,000। बिल्कुल ठीक। मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया आपने? मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस। डैमेजेस में एक चीज याद रखिएगा, क्या? जितना लॉस उतने डैमेजेस। सिंपल। लॉस प्रूफ करना पड़ेगा। नो लॉस नो डैमेज। तो यहां पे लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? 15,000 का। तो डैमेजेस कितने होंगे? क्या आप समझते हैं कि हर रीजनेबल नॉर्मल पर्सन ये अमाउंट कैलकुलेट कर सकता है, पहचान सकता है? बिल्कुल। ये हुआ क्या? ऑर्डिनरी डैमेजेस। एग्जाम्पल को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। वो दूसरा पर्सन कहने लगा सर एक डैमेजेस तो ये हो गए ना, क्या कि मैंने 1 लाख का जो एसी आपके साथ एग्रीमेंट किया था, आपने ब्रीच किया तो मुझे 1,15,000 में खरीदना पड़ गया, 15,000 एक्स्ट्रा देने पड़े। 15,000 तो गया ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज वो है जो कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस होता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो पता हो कि ये नुकसान होगा ही होगा, जो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करता है, वो तो हो गया ऑर्डिनरी डैमेजेस।
पता भी है हमें। अब एक और सर आप ऐसा कीजिए 15,000 तो आपने दे दिया, 1 लाख रुपए और दे दे हमें। मैंने कहा भाई वो क्यों? कह लगा सर असल में ना ये एसी आपने डिलीवर करना था 10 को, डिलीवर नहीं किया तो हमें मार्केट में जाके सर्च करना पड़ा दूसरी जगह पे, उसमें 5-6 घंटे लग गए। तो असल में ना 9 बजे हमारा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसके लिए हमने रूम में एसी लगवाना था, उसने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था जिससे हमें 1 लाख रुपया प्रॉफिट होता। ये हम एसी हम किस मकसद के लिए लगवा रहे थे कि हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रूम जो है वो अच्छा एनवायरनमेंट हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर उधर बैठ के काम करे। तो आज हमारा 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। क्यों? वो वाला जो प्रोजेक्ट हमने यूएसए के क्लाइंट के साथ एग्री किया था ना, अब चूंकि उस कमरे में एसी बहुत थी, बैठ के काम नहीं हो सकता था, तो इसीलिए वो प्रोजेक्ट जो है वो हम पूरा नहीं कर सके, हमारे हाथ से निकल गया। 1 लाख रुपये का हमें मुनाफा होना था, वो नहीं हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं? ये प्रोजेक्ट में लॉस हुआ। भी बात समझ रहे हैं? अब ये क्या सोच के मुझे बताइए, क्या मेरे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे जो नुकसान हुआ, फिर से मेरे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे जो नुकसान हुआ, क्या मैं वो पे करूंगा? क्या पे करेंगे? क्यों? मुझे बताया हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसी और के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है और नुकसान मुझे बताया था, तो फिर क्यों मैं दूं पैसे? नुकसान हो गया ठीक है, और लेकिन मुझे थोड़ी बताया था, मुझे थोड़े देखे। अगर तो कोई डायरेक्ट लॉस हो ना, जो नेचुरल हो, यानी जो डायरेक्टली समझ आ रहा हो कि इसकी वजह से ये नुकसान होगा, वो बताना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मेरे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी डिपेंडेंट था और उस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान हुआ, वो बताना चाहिए, तो फिर पता चलेगा ना मुझे, फिर मैं अलर्ट होके काम करूंगा ना। फिर से सुने, पार्टी ने एग्रीमेंट किया 1 लाख रुपए में एसी 10 तारीख को डिलीवर करना है, मैं नहीं कर सका, पार्टी ने 1,15,000 मार्केट से खरीदा, ये कहलाता है। अब ये मैं ना बुक के अल्फाज में नहीं आपको समझा रहा टाइप ऑफ डैमेजेस, मैं आपको ऐसे अल्फाज में समझा रहा हूं जो समझने में आसान हो, केस स्टडी सॉल्व करवाएं। बुक वाले अल्फाज का रटा लगा लीजिएगा। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या है? जब ब्रीच, एक कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो नुकसान हो, वो ऑर्डिनरी डैमेजेस है। अब पार्टी को 1 लाख बोला था, नहीं डिलीवर किया, 1,15,000 पार्टी ने खरीदा, इस एसी के कॉन्ट्रैक्ट पे पार्टी को कितना नुकसान हुआ? 15,000। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई, उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो नुकसान हुआ वो क्या कहलाता है? ऑर्डिनरी डैमेजेस। ये ऑर्डिनरी डैमेजेस है। लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कोई डिपेंड कर रहा था और इसकी ब्रीच की वजह से वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रीच हुआ, तो वो बताना चाहिए। इसको कहते हैं स्पेशल डैमेजेस, पहले वाले को कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 की ब्रीच की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 पे जो लॉस हुआ उसे क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डैमेजेस। और कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 की ब्रीच की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 पे जो ब्रीच हुआ, स्पेशल डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस हर सूरत पे होगा, चाहे एग्री किया है नहीं किया, चाहे बताया है या नहीं बताया, ऑर्डिनरी डैमेजेस हर सूरत में पे होगा। अब डेफिनेशन लिखे, कौन सी डेफिनेशन? किताब वाली नहीं, वो तो रटा लगानी आपने। कंसेप्ट वाली डेफिनेशन क्या है? ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या है? जिस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ उसी कॉन्ट्रैक्ट पे जो नुकसान है वो क्या कहलाता है? और स्पेशल डैमेजेस क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ उसकी वजह से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे जो नुकसान हुआ, स्पेशल डैमेज। कॉन्ट्रैक्ट 1 की ब्रीच की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट 1 का नुकसान हुआ, ऑर्डिनरी डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट 1 की ब्रीच की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट 2 का नुकसान हुआ, स्पेशल लिख लें। कॉन्ट्रैक्ट 1 की ब्रीच की वजह से कॉन्ट्रैक्ट 1 का नुकसान, ये क्या है? ऑर्डिनरी डैमेजेस। और स्पेशल डैमेज के आगे क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट 1 की ब्रीच की वजह से कॉन्ट्रैक्ट 2 पे जो नुकसान हुआ वो स्पेशल डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज का बताना जरूरी नहीं है,
चाहे बताएं या ना बताएं पे होगा। स्पेशल डैमेजेस का बताना जरूरी है। अगर बताया कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी है सर, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 में ब्रीच किया तो हमारा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी है, उसमें भी नुकसान हो जाएगा। अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 बताया तो फिर ब्रीच करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट 1 का नुकसान यानी ऑर्डिनरी डैमेजेस भी पे होगा, और कॉन्ट्रैक्ट 2 का नुकसान यानी स्पेशल डैमेजेस भी पे होगा। मिला हाथ? बात समझ आई कि नहीं आई? कॉन्ट्रैक्ट 1 किया हमने, मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट 1 किया कि मैं आपको एसी प्रोवाइड करूंगा 1 लाख का, ठीक है। आपने इस बेस के ऊपर उस पार्टी से एग्रीमेंट किया कि वो इस एसी 1.5 लाख का उसको बेचेंगे। समझ रहे हैं कहानी? मेरे साथ क्या एग्रीमेंट किया? 1 लाख में ये मेरे से खरीदेगा, और फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया वो किसका किया? अगली पार्टी के साथ, क्या 1.5 लाख में उसको बेचेगा। ड्यू डेट पे मैंने कहा मैंने नहीं ऐसी बेचना, मैंने दे सकता। इसने मार्केट से 1,15,000 का ऐसी खरीदा। बताइए 1,15,000 क्या है? इसमें से डैमेजेस कितने हैं? 15,000। ये ऑर्डिनरी डैमेज है कि स्पेशल डैमेज? ऑर्डिनरी। बेहतरीन। 15,000। 15,000 तो मैं इसको दूंगा ही दूंगा। अब ये चूंकि अगर फर्ज कीजिए आगे उसने उसको बेच दिया तो ठीक, लेकिन फर्ज करें कि ये एसी लेके उसके देर हो गई थी, इसको 6-7 घंटे देर हो गई थी, उस वजह से इसने जिसको बेचना था एसी वो बंदा पार्टी भाग गई। उन्होंने कहा सर मुझे फौरी जरूरत था, मैंने कहीं और से खरीद लिया ऐसे। अब इस भाईजान का कॉन्ट्रैक्ट 1 में तो नुकसान हुआ ही हुआ, वो कितना हुआ? कॉन्ट्रैक्ट 2 में भी नुकसान हुआ, वो कितना हुआ? 50 नहीं 35,000। 15,000 1,15,000 का खरीदा उसने, और उसको 1.5 लाख का बेचना था तो 35। अब मुझे बताइए, चले अमाउंट को छोड़े 35 या 50, उस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी नुकसान हुआ है, चाहे 35 या 50 है, इसको फिलहाल छोड़ें, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे जो नुकसान हुआ वो कौन सा डैमेजेस है भला? स्पेशल डैमेजेस। समझ गए स्पेशल डैमेज और ऑर्डिनरी डैमेज में फर्क? किताब में उसने कुछ और अल्फाज में बोला हुआ है, वो याद कर लीजिएगा रट्टे के लिए। कंसेप्ट आपने ऐसे बिल्ड करना। अब ये स्पेशल डैमेजेस मैं पे करूंगा कि नहीं पे करूंगा, सवाल ये है। अगर उसने एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट किया था मुझे कि सर कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो फिर मैं वो बिट स्पेशल डैमेजेस, वरना स्पेशल डैमेजेस पे असूल क्या बना? ऑर्डिनरी डैमेजेस हमेशा पे करने हैं, स्पेशल डैमेजेस अगर कम्युनिकेट किया है पे करने हैं, वरना नहीं करने। डेफिनेशन समझ आ गई? कंसेप्चुअल डेफिनेशन समझ आ गई? तीसरा डैमेज कौन सा है? रिमोट एंड इनडायरेक्ट डैमेजेस। क्या? रिमोट एंड इनडायरेक्ट डैमेजेस। इसके साथ लिख लें, ये कभी भी पे नहीं होंगे, ये कभी भी, इनकी डेफिनेशन लिख ले। इनडायरेक्ट, रिमोट एंड इनडायरेक्ट डैमेजेस के साथ लिख ले इसकी डेफिनेशन। रिमोट एंड इनडायरेक्ट डैमेजेस इज इक्वल टू शेख चिली का ख्वाब। कंसेप्चुअल डेफिनेशन है, किताब वाली नहीं है। शेख चिली का ख्वाब, शेख नहीं लिखना आता कि चिली नहीं लिखना आता? चिली भी, शेख चिली का ख्वाब। शेख चिली कभी नहीं उर्दू पढ़ी आपने, लिखी नहीं है। शेख चिली की कहानी नहीं पढ़ी आपने? शेख से चले, सुनानी पड़ेगी अब आपको। ओके चले। शेख चिली थे, वालदा परेशान, बच्चा काम ही नहीं करता, बड़ा सुस्त किस्म का बंदा था शेख चिली। क्या करता था? हाँ, ख्याली पुलाव। शेख चिली का ख्याली पुलाव कर लें। हाँ, अब याद आ गया होगा आपको। शेख चिली का ख्वाब रहने दे, शेख चिली का ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव, ये ठीक है, ये डेफिनेशन, बेहतर डेफिनेशन आ गई। तो वालदा ने कहा जाओ काम करके आओ, आज कुछ कमा के लाओ। उसने कहा अच्छा। बाजार में बैठा एक बंदे ने कहा भैया ये दूसरे गांव तक मेरी अंडों की टोकरी पहुंचानी है, पहुंचाओगे? शेख चिली ने कहा बिल्कुल पहुंचाऊंगा, 10 रुपए लूंगा, जो भी थे 10 दिरहम लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है चलो शुरू। अब शेख चिली टोकरा सर पे रख के तो जा रहा है, रास्ते में सोच रहा है क्या कि जे 10 दिरहम मिलेंगे, इसमें क्या करूंगा मैं? मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी अंडे देगी, अंडों से बच्चे निकलेंगे, बच्चे बड़े होंगे फिर मज़ीद अंडे देंगे, फिर मज़ीद मुर्गियाँ, मज़ीद अंडे, मज़ीद मुर्गियाँ, मज़ीद बच्चे, फिर एक मेरा पोल्ट्री फार्म बनेगा बड़ा सा,
फिर दूसरा पोल्ट्री फार्म बनेगा, फिर मैं गांव का अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा, महल बनाऊंगा। फिर उसके बाद मेरी वालदा जो है वो मेरी शादी के लिए चांद सी दुल्हन तलाश करेगी। फिर उसके बाद मेरे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। फिर उसके बाद बच्चे आके मुझसे पैसे मांगेंगे, जिद करेंगे, तो मैं उनसे कहूंगा चल भाग चल भाग। चल भाग कहा, अंडों की टोकरी नीचे। वो बंदे ने पकड़ लिया, मारना शुरू कर दिया। उसने कहा मेरे अंडे तोड़ दिए। शेषनी कह रहा है तुम अंडों की पड़ी है, मेरा महल तबाह हो गया, मेरी शादी तबाह हो गई, और तुम मेरे बच्चे। अब शेख अली कहने लगा ऐसा करो, मैं तुम्हें तुम्हारे डायरेक्ट जो ऑर्डिनरी डैमेजेस पे करता हूं। क्या? अंडों की कास्ट, क्योंकि ठीक है मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ, लेकिन तुम मुझे महल की कॉस्ट पे करो। मेरा महल भी तो तबाह हो गया, वो जो शादी पे अखराजात है वो पे करो। ये है बच्चों के पैम्पर के पैसे। शाबाश शाबाश। तो ये पे, तो मुझे बताइए ये क्या है? ये है इनडायरेक्ट एंड रिमोट डैमेजेस। क्या? यानी वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे नुकसान जो कभी हुआ ही नहीं, फ्यूचर में होना है। फर्क समझें, ये जो स्पेशल डैमेजेस होते हैं ये उस कॉन्ट्रैक्ट के हैं जो एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। भाई ऑर्डिनरी डैमेजेस में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आता है? वो जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी डील हो रही है। स्पेशल डैमेजेस में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आएगा? वो जो इस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो वो भी टूट जाएगा, वो है स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस भी एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्री हुआ होता है। और रिमोट एंड इनडायरेक्ट डैमेजेस क्या हैं? फ्यूचर में होने वाले नुकसान, वो एग्रीमेंट जो फ्यूचर में होना था उसका नुकसान। लॉ कहता है भैया ये ख्याली पुलाव है, इसको तो मैं कभी भी अलाउ नहीं करूंगा, चाहे एग्री करें चाहे ना करें, चाहे एग्री करें चाहे ना करें। भाई ठीक है, हम फर्ज कीजिए लकड़ी बेचते थे, एक दुकानदार हमारे पास आया, कहने लगा सर जी लकड़ी दीजिए। हमने कहा जी बिल्कुल, कब? हमने कहा 10 तारीख को चाहिए। हमने कहा ठीक है 10 लाख ले आना। 10 तारीख को आया, हमने कहा भैया लकड़ी जो आपने कहा था ना शीशम के, क्या कौन सी लकड़ी थी वो? देआर की लकड़ी। वो हमने कहा भैया वो बड़ी दूर से मिलनी थी, हम इतनी दूर नहीं हमने जाना, इसलिए लकड़ी नहीं लेके आए। उसे मार्केट से, उसने कहा अच्छा मैं अब ढूंढता हूं। उसे मार्केट से ढूंढा, 5-6 दिन लगे, उसको 12 लाख की लकड़ी मिल गई। अब मुझे बताइए क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया? कितनी अमाउंट पे करनी है? ये 2 लाख क्या है? ऑर्डिनरी। एग्रीड? ओके। अच्छा, अब उसने समय लकड़ी इसलिए क्योंकि शादियों का सीजन था, उसकी दुकान थी फर्नीचर की, तो उसके पास एक ऑर्डर आया हुआ था कि 15 तारीख को बेड, डबल बेड बनाना है, वो टेबल शेबल सारा सेट बनाना है, जिसकी वजह से उसे ये सारे लकड़ी चाहिए थी। अब चूंकि 5-6 दिन उसके इधर ही गुजर गए, तो वो जो उसने आगे एग्रीमेंट किया था, दूसरा एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट? मुझसे लकड़ी खरीद के उसने एक कस्टमर के लिए पूरा सेट बनाना था, वो एग्रीमेंट, वो भी ब्रीच हो गया। अब उस कस्टमर ने तो दुकानदार को गिरेबान से पकड़ के कहा भैया अब तुम मुझे हर्जाना दो। उसको 3 लाख हर्जाना दिया। कितना हर्जाना दिया? किसने दिया? दुकानदार ने। अब दुकानदार हमसे कह रहा है भाई 2 लाख रुपया तो आपने हमें दे ही दिया, वो तो ठीक है ना, अब ये 3 लाख और भी दो। हमने कहा 3 लाख किस चीज का? उसने कहा मैंने एक और कस्टमर से आगे एग्रीमेंट किया था, आपके एग्रीमेंट की बेस पे आगे एग्रीमेंट किया कि आप लकड़ी देंगे, उसे मैं फर्नीचर बना के सेल करूंगा। वो एग्रीमेंट भी आपने एग्रीमेंट ऐसा तोड़ा कि उसकी वजह से दूसरा एग्रीमेंट भी टूट गया। हाँ जी, तो अब 3 लाख दीजिए, उस दूसरे एग्रीमेंट में मुझे 3 लाख का नुकसान हुआ है। क्या ये 3 लाख पे करेंगे हम कि नहीं? जो नो कह रहे हैं गलत है, जो यस कह रहे हैं वो भी गलत है। इट डिपेंड्स। अगर तो एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 है,
एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर बताया गया था कि भैया इस लकड़ी से हमने वो फर्नीचर बनाना है जो कि कस्टमर को सेल करना है, फिर तो वो 3 लाख के डैमेजेस भी पे करने हैं, क्योंकि मुझे पता था कि अब ये ब्रीच की वजह से एक नहीं 2 कॉन्ट्रैक्ट टूटेंगे, तो फिर तो मैं दोनों के डैमेजेस पे करूंगा। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट नहीं किया गया था तो फिर उसके डैमेजेस मैंने पे नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि मुझे पता ही नहीं। बात समझ आ गई? स्पेशल डैमेजेस। हमने कहा अच्छा भैया कम्युनिकेट किए थे कि नहीं? उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था, ये लिखा था क्लास नंबर 4 पढ़ो लिखा हुआ है। हमने देखा क्लास नंबर 4 लिखा हुआ था, तो बताइए 3 लाख पे होगा कि नहीं? तो कर दिया। उसके बाद वो कहने लगा सर 5 करोड़ और भी दे दीजिए। हमने कहा ये 5 करोड़ किस चीज़ का? उसने कहा सर देखें मैं ड्यू डेट पे नहीं उसको डिलीवर कर सका। वो बंदा बड़ा गुस्से वाला था, उसने मार्केट में ना मेरे बड़ी उस दिन बड़ा शोर शराबा किया है, मेरी गुडविल ख़राब हो गई है। उसकी वजह से मेरे पास जो फ्यूचर में अच्छे अच्छे क्लाइंट आने थे अब वो नहीं आएंगे। तो मेरे साथ बड़े बड़े लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करने थे जिससे मुझे लाखों करोड़ों रुपया मुनाफा होना था। अब जो आपने ब्रीच किया है उसकी वजह से जो एग्रीमेंट होने थे वो एग्रीमेंट नहीं होंगे। तो उन एग्रीमेंट से तो मैंने महल बनाना था, उन एग्रीमेंट से पोल्ट्री फार्म खोलना था, उन एग्रीमेंट से शादी करने थे। अब वो सारा तो सिर्फ 5 करोड़ दे दीजिए। क्या ये क्या कहलाता है? ये इनडायरेक्ट, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के डैमेजेस क्लेम करना जो अभी हुए ही नहीं, कभी हुए ही नहीं, होने भी नहीं, अब तो होने भी नहीं। बताइए क्या ये डैमेजेस लॉ को लागू करने चाहिए? लॉ कहता है ये टू रिमोट है, इनडायरेक्ट है। इनको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट या टू। ऑर्डिनरी के लिए वर्ड क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। रिमोट के लिए क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। लॉ कहता है ये ख्याली पुलाव है, ये कभी अलाउ नहीं होंगे, होने भी नहीं चाहिए। जो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं कभी उसका नुकसान भी क्लेम नहीं कर सकते। बात समझ आई? तो डैमेजेस की कितनी टाइप्स हुई? 3। कौन कौन से? ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस और रिमोट एंड इनडायरेक्ट डैमेजेस। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या है? कंसेप्चुअल रटे वाली आप रटा लगा लेंगे बुक से। कंसेप्चुअल क्या? पहला कॉन्ट्रैक्ट 1 की वजह से कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ऑर्डिनरी, कॉन्ट्रैक्ट 1 की वजह से कॉन्ट्रैक्ट 2 का ब्रीच स्पेशल, और कॉन्ट्रैक्ट 1 की वजह से जो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट होने वो कभी क्लेम नहीं। डन जी। ये 3 आज का लेक्चर यहाँ पे। अभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक, कुछ एग्जांपल्स रहती हैं, अभी इक्का दुक्का रूल्स रहते हैं, स्टडी टिप्स हैं वो इंशाल्लाह। लेकिन होम असाइनमेंट आप कर सकेंगे इंशाल्लाह। होम असाइनमेंट आपने करनी है, बाकी ये चैप्टर इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।